हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.2 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली हमने अर्लियर वीडियोस में 1.1 का फुल इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज थे, उनको सॉल्व कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, खासकर एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स थे वहाँ पर उसे बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, हमने टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इस थ्योरम्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड है। पहले उन टर्म्स को हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार उसको रिवाइंड करते हैं, फिर इस थ्योरम पे आएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जो बेसिक नंबर्स हमने पढ़ा था, मैं बात कर रहा हूँ उन नंबर्स के बारे में। जैसे सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स के बारे में बात करना है कि बेसिकली ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो इसको एज अ बेसिक के रूप में देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मिलकर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बना है। तो पहले शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका सिर्फ दो फैक्टर हो, ठीक है, वो नंबर जिनका सिर्फ दो फैक्टर हो। वो भी वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? वो या तो 1 होंगे, वो या वो खुद का नंबर हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोई दो नंबर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने 2 ले लिया, तो जब 2 का फैक्टराइज करेंगे, हम 2 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? इसका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो नंबर जिनका सिर्फ दो फैक्टर हो, या तो वो खुद हो या 1 हो, तो वो नंबर जो है वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। Each of the numbers which have, और ध्यान से देखिए, which have exactly 2 factors, 1 and itself। मैंने अभी बोला कि वो नंबर आपको प्राइम नंबर्स कहलाएंगे जिनका सिर्फ एक या खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? ईच ऑफ द नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसको हमने ऑलरेडी बचपन में भी पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ रिमाइंड करवा दिया। तो एक नंबर हमने लिखा 2, जिसका आपको सिर्फ दो फैक्टर है, कौन कौन? 1 और 2, यानी 1 और ये नंबर खुद। और भी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर ले लिया एक नंबर 3, और जब 3 का फैक्टर निकालेंगे हम तो क्या होगा? 1 या फिर 3। फिर वही बात आई, या तो 1 हुआ या फिर 3 हुआ। एक और ले सकते हैं, लेट से हमने बोल दिया 5, तो 5 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो रहा है? 1 और 5। बहुत सा नंबर है, यानी इनफाइनाइट नंबर है जो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे और भी हम ले सकते हैं, मान लिया हमने ले लिया आपको 11, जब 11 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो क्या आने वाला है? 1 और 11। ठीक है, तो ये नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज कंपोजिट नंबर्स? बहुत ध्यान से देखिएगा, जो नंबर्स आपको प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। यानी प्राइम नंबर को छोड़ के जितना भी नंबर है सब क्या है? सब आपको कंपोजिट नंबर है। तो वो फिर आखिर क्या क्या हो सकता है? बहुत ध्यान से देखिए, वो नंबर जो हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ, वो हो सकता है आपको 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। देखिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा ना, तो कंपोजिट नंबर का जो होता है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमेशा होंगे। 4 ले लिया हमने, लेट से हमने 6 ले लिया, तो 6 का जब हम फैक्टराइज करने वाले हैं तो 1, 3 एंड 6 हुआ ना। यहाँ पर 8 भी ले सकते हैं, तो 8 का जब करेंगे 1, 2, 4 एंड 8। तो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें खुद के
और 1 के अलावा भी एक जो ऐसा फैक्टर है जो हो रहा है, यानी सिर्फ 1 और 4 होता तो आपको उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 और 4 के अलावा भी एक फैक्टर आ रहा है 2। यहाँ पर 6 की बात करेंगे तो 1 और 6 के अलावा भी 3 आ रहा है, और 8 का जब बात करेंगे तो इसके 4 फैक्टर हो गए, 1 और 8 के अलावा भी 2 4 हो गए। तो इसका जो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ईच ऑफ द नंबर्स विच हैव, यहाँ पर लिखते हैं ईच ऑफ द नंबर्स which have more than 2 factors is called what? Composite numbers। हमने क्या बोल दिया कि वो नंबर्स कंपोजिट नंबर हो सकते हैं जिनका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स हमने इसका एग्जांपल से भी समझ लिया। ठीक है, ये रहा एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फैक्टर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन ये क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन यहाँ पर आप Z भी लिख सकते हैं और T भी लिख सकते हैं, दोनों होता है फैक्टराइजेशन। देखिए बहुत ध्यान से, हमें क्या करना है, हमारे पास कोई नंबर है, पहले फैक्टर देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। उसका जो प्रोसेस होता है फैक्टर निकालने का, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो पहले फैक्टर जान लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक नंबर ले लिया, क्या हमने एक नंबर ले लिया 8, और जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये सब क्या है, ये 8 का फैक्टर्स हैं, 1 2 4 और 8। यानी अगर हम 8 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 4, या फिर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 × 8, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपको 8 × 1। तो इन तरीक़ों से हम इस 8 के फैक्टर्स को लिख सकते हैं। जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाइनली ये नंबर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा कि ये जो भी नंबर्स हमने लिखा, जो भी फैक्टर्स लिखा, वो इस 8 का क्या पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी 8 में इन नंबर्स से पूरा डिवाइड लग जाएगा। रिमाइंडर जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हम 8 में 1 से डिवाइड देके देख सकते हैं, 2 से देख सकते हैं, 4 से देख सकते हैं, 8 से देख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या हुआ, वो नंबर्स या किसी नंबर को हम ऐसे टर्म में लिखते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में, जब उसका जो प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या हो, वो उस नंबर के इक्वल हो जाए और उसका रिमाइंडर हमेशा 0 हो। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपको फैक्टर्स। अब ये जो मेथड्स होते हैं, जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, वो कहलाते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फिर ये फाइंड कैसे करते हैं और किन किन मेथड से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मान लिया कि हमने एक नंबर ले लिया, लेट से 108। मान लिया कि हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 108, और इसका हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं। ठीक है, फैक्टर्स निकालने वाले, यही तरीका होता था, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब देखिए ये निकालेंगे तो कितना होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये फिर होगा 2 27, एक बार हो गया 3, और ये 9, और फिर 3 जा 9, और फिर ये होगा 3 1 जा 3। तो जब हम 108 का जब हमने फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या हुआ, 2 2 3 3 3 और 1, ये सब क्या हो गए, ये सब फैक्टर्स हो गए। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि 108 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो 108 के ये जो नंबर्स हुए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फैक्टर्स। ये सब क्या हो गए, ये हो गए आपको फैक्टर्स। ठीक है, तो ये निकालने का जो तरीका है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, 2 2 3 3। तो जब हमने एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइज किया तो यहाँ पर जो भी फैक्टर्स आए हमारे, वो क्या हुए, वो जो है वो प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, यानी जो भी हमारा फैक्टर्स आया वो क्या था, वो था प्राइम फैक्टर्स। वो क्या था, वो प्राइम फैक्टर्स था। तो यही प्रोसेस जो होता है पूरा फैक्टराइजेशन करने का, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं,
प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम बचपन से ही जब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते थे तो यही इस्तेमाल करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन को करते कैसे हैं। ये बहुत आसान तरीका है जिसे हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये इन सब चीज़ों पे बात क्यों कर रहे हैं, हमें तो बात करनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। तो मैं पहले ही बता दिया आपको कि ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब देखिए, अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को कुछ और इसमें कुछ और जोड़ा गया, कुछ और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो वही कहलाया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हम और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। फिलहाल मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो नंबर था 108, इसको हमने क्या कर दिया, इसका जब फैक्टराइज किया तो ये आया 2 × 2 × 3 × 3, यानी एक कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने सीख लिया कि ये कैसे निकालते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कैसे रिलेट करता है, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, एक बार हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। यानी पहले हमने क्या किया कि पहले इसका डेफिनेशन लिखा है और बारी बारी से, यानी प्रत्येक वर्ड का इसमें हम मीनिंग देखेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इस थ्योरम का क्या काम है और इससे हम क्या कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसका मीनिंग समझते हैं पहले कि सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी उसको लिख सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर, जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो जो नंबर्स आते हैं यानी वो हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम अगर चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक नंबर लिया था सबसे पहले 108, और जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास जो भी नंबर्स आए, क्या फैक्टराइज करने के बाद वो क्या थे, वो थे आपके प्राइम फैक्टर्स। इसका ये मतलब हुआ कि आप कुछ भी ले लें, यानी दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, आप चेक कर सकते हैं, जब उसको आप फैक्टराइज करेंगे तो वो जो होता है वो आपको क्या होता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यहाँ पर यूनिक का क्या सेंस है ये जानने की कोशिश करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ऑर्डर को छोड़कर जो प्राइम फैक्टर्स ऑकर करते हैं उनको छोड़कर जो इनका फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। तो इस पे बात करते हैं हम कि ये आखिर यूनिक क्या है। चलिए, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमने 108 का फैक्टराइजेशन निकाला तो ऐसा आया। मान लीजिए किसी और बच्चे को ये बोल दिया जाए कि 108 का फैक्टराइजेशन लिखिए, तो वो कैसा करेगा, हो सकता है कि वो इस तरह से ना करे, वो कुछ और तरीका से करे। लेट्स से उसको बोल दिया गया तो उसने ऐसा किया, सबसे पहले उसने 2 से नहीं बल्कि 3 से शुरुआत करी, क्योंकि 8 और 1 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये 3 से डिविजिबल है 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 × 9 और 1 यानी 3 6 × 18। फिर देखते हैं, फिर उसने कहा नहीं अब हम 2 से करेंगे, बिल्कुल वो कर सकता है। ठीक है, तो 18, और फिर उसने किया कि नहीं हम फिर से 3 से करने वाले, 3 6 × 18, फिर 3 से करने वाले, 3 2 × 6। तो जब उसने 108 को फैक्टराइज किया तो उसे क्या नंबर मिले, 3 × 2 × 3 × 3 × 2। ठीक है, एक उसने ऐसा किया। मान लीजिए किसी तीसरे बच्चे को दिया गया और उसे कहा गया कि आप भी इसका फैक्टराइजेशन करिए, उसने कुछ इस तरह से किया। सबसे पहले उसने 2 से शुरुआत करी और यहाँ पर लिख दिया 54। फिर उसने कहा नहीं अब हम 2 से नहीं करने वाले, हम 3 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको 18। फिर बोला नहीं हम फिर 2 से करेंगे तो 9 हो गया, और बाद में 3 3 × 9 कर दिया उसने। ठीक है, यहाँ पर 3 1 × 3 लिख सकते और यहाँ पर चाहे तो 2 1 ×
2 भी लिख सकते हैं। तो जब उसने 108 को फैक्टराइज किया तो उसे क्या मिला, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसे मिला 2 × 3 × 2 × 3 × 3। तो बहुत ध्यान से देखिए, हम यहीं पर इस वर्ड जो यूनिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जब इसने तीसरे बच्चे ने किया तो 2 × 3 × 2 × 3 × 3 आया, और जब एक और बच्चे ने किया तो उसके पास 3 × 2 × 3 × 3 × 2 आया, और जब हमने किया था तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आया। तो कहने का सेंस ये है कि इन सभी सिचुएशन में जो हमारा फैक्टराइजेशन है, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो सेम है। देखिए यहाँ पर 2 2 आया था और 3 ठो जो है 3 3 आया था। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आपको 1 2 3 3 आया और 2 आपको 2 आया, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 यानी 3 टाइम्स 3 आया और 2 टाइम्स 2 आया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आप चाहे किसी भी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करें, लेकिन जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे, यानी सेम होंगे, वो नहीं बदलेंगे। हाँ, उनका ऑर्डर जो है वो बदल सकता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, जब खुद से किया तो ऐसा ऑर्डर था 2 × 2 × 3 × 3 करके था, और जब किसी दूसरे ने किया तो 3 × 2 × 3 × 3 × 2 करके था। यानी 3 बार हमने इसको किया, 3 बच्चों ने अगर मान लिया कि इसको फैक्टराइजेशन किया तो तीनों का जो फैक्टराइजेशन करने का मेथड था वो डिफरेंट था, और उनका जो ऑर्डर था नंबर का वो भी डिफरेंट था। लेकिन जब लास्ट में हम इसको एक तरीका बनाकर लिखते हैं, यानी जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा कर लिखते हैं, जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा कर लिखते हैं, यानी सभी को जब बोला गया कि नहीं आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजा कर लिखो, ऐसा नहीं लिखे कि पहले बड़ा छोटा फिर इस तरह से करके फिर बीच में बड़ा फिर पहले छोटा, इस तरह से नहीं, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा कर लिखिए। तो सभी बच्चे ने क्या किया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, यानी पहले लिखा 2, फिर यहाँ पर 2, तब जाकर 3, तब जाकर 3 × 3 ऐसा लिख दिया उसने। फिर इस बच्चे ने क्या किया, इसने भी 2 × 2 × 3 × 3 × 3 उसने भी लिख दिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, मान लिया ये पे, तो यहाँ पर ये 2 × 2 × 3 × 3 ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ये क्या है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो जब इस फैक्टराइजेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, यानी सब पूरी तरह से जब हम इसको सभी ने एक साथ जब किया तो सबका जो आंसर था वो क्या आया, वो आया सेम। तो ये जब प्रोसेस हम पूरा करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, तो यही कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी फिर से एक बार समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। एक बार फिर से स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अभी हमने बताया कि ये यूनिक कैसे है। आप चाहे जितना बार भी जितने तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करवा लो, लेकिन जब लास्ट में उसे असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सजाते हैं तो सबका जो आंसर होता है वो सेम होता है, यानी हमेशा यूनिक होता है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी अगर उसके ऑर्डर को छोड़ दे तब। आपने देखा यहाँ पर ऑर्डर अलग था, यहाँ पर भी अलग था, यहाँ पर भी अलग था, ठीक है। तो ऑर्डर वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो होगा हमारा आंसर जो होगा वो एक्यूरेट होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया होगा। तो एक दो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ दुनिया का कोई भी फैक्टर नंबर ले लीजिए, आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में, आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि हमने एक नंबर ले लिया, कितना हमने ले लिया, लेट से 1080, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हम इसको लिख सकते हैं या नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जब हम इसको 2 5 10 और 4 0, ठीक है। फिर जब हम 2 से करेंगे तो कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 27 और 0, और फिर 2 से होगा तो कितना होगा 135, और फिर ये अब 2 से नहीं होने वाला, ये होगा 3 से, यानी 3 4 जा और 12 और 1, ये 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा और दैट इज 15 एंड 3 5 जा 15, ठीक है। चलिए, तो 5 1 जा 5। जब हमने 1080, चूँकि कंपोजिट नंबर है 1080, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास क्या मिला, चलिए 1080 का क्या मिला, ये मिला 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 और लास्ट में × 5। तो हमने क्या कर दिया,
फिर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, दो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले कि जब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि सबसे छोटी नंबर से शुरू करें, यानी सबसे छोटा प्राइम से शुरू करें। अगर 2 से वो डिविजिबल है तो 2 से शुरू करें, 3 से डिविजिबल है तो 3 से करें या 5 से करें, यानी सबसे छोटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले 5 से कर दिए, फिर 3 से किया, फिर 2 से कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, सबसे छोटा से शुरू करते हैं, तो जब हम उसको सजाते हैं तो वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सज के आ जाता है। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं 2 × 2 3, उसके बाद 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। जब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी होगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि 1080 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे भी। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये 2 × 2 × 2, 2 जो है 3 टाइम्स आया है, यानी 2 को लिख सकते हैं 2⁻³ और 3 को लिख सकते हैं, 3 भी 3 टाइम्स आया, 3⁻³ और इंटू 5, यानी हमने क्या लिख दिया, हमने फिर इस 1080 को एक नए रूप में लिख दिया 2⁻³ इंटू 3⁻³ इंटू 5। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, आई होप अब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे लाखों नंबर ले सकते हैं जिनका आप फैक्टराइजेशन करेंगे। हमेशा कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो किसके रूप में होगा, वो आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में होगा, जहां पर हमेशा जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मैंने आपको बताया भी कि हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा इसको कुछ अलग तरीके से फैक्टराइज करे, लेकिन जब लास्ट में उसे ये बोला जाएगा कि आपका जो फैक्टराइजेशन है, जो फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट है, उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो हमेशा ये यूनिक आएगा, एक ही नंबर आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये ऑर्डर चेंज हो सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ऑर्डर जो है आप इसको अलग अलग तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए, तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक खत्म होता है। अब इसके इस्तेमाल से हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, उन चीज़ों को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बहुत ध्यान से, अब हम वही चीज़ करने वाले हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं। हमने बचपन से ही जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है, वो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करके ही किया है, और उसको रियलाइज़ नहीं किया। यानी सिर्फ हम उसे क्या बोलते रहे, हम उसे बोलते रहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी बचपन से जैसा हमने एलसीएम एचसीएफ को बनाया है, सॉल्व किया है, वो मेथड आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही था, लेकिन उसे हमने वहाँ पे अलग नाम दिया था, हमने उसको बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जब हम इस क्लास में आ रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम बदल दिया गया है और उसे ही बोला गया है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का आप एचसीएफ कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। याद करिए, मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। कैसा, किसके इस्तेमाल से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के इस्तेमाल से, यानी वही आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से। चलिए, तो मान लिया कि हमारे पास 2 नंबर है। क्वेश्चन ही हम यहाँ पर डायरेक्ट डाल देते हैं कि बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर 6 and 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास नंबर्स दिए होते थे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। यानी हमारे पास 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 20 है तो 20 का भी कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हो गया 2 3 × 6 और 3 1 × 3। ठीक है, तो हमने जब 6 का किया तो हमारे पास 2 × 3 × 1 आया, और जब हम 20 का करेंगे तो 2 10 2 × 20 और 2 5 × 10 और 5 बन जा 5। तो चलिए, बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 6 को लिखा 2 × 3 × 1, ये नहीं लिखते तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, 20 का क्या किया हमने, आया था हमारे पास 2 × 2 × 5। ठीक है, अब हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2, देखिए बहुत ध्यान से, 2 के पावर 2 × 5। ठीक है,
डबल 2 है ना, तो 2⁻² इंटू 5। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम HCF और कैसे LCM फाइंड आउट करते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। हमने इतना तो कर दिया कि हमारे पास जो भी नंबर होगा पहले उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये HCF कैसे निकलता है। सबसे पहले HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हम दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो नंबर्स होंगे प्रोडक्ट करके जो आए होंगे उनमें हमें खोजना है, हमें ढूंढना है कि जो लोवेस्ट पावर वाले जो नंबर हैं वो कौन है, जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें वो नंबर ढूंढना है जो दोनों में हो। क्या है? जो दोनों में हो और उसका पावर जो हो वो सबसे कम हो, पावर जो हो सबसे कम हो। तो देखिए ध्यान से, पहले तो ये ढूंढते हैं कि दोनों में कौन है। तो दोनों में आपको 2 और 2 पे पावर 2 मिलेगा, ये दोनों में है यानी कॉमन फैक्टर है। यहाँ तक समझ में आई? चलिए अब फिर उसमें, अब चूंकि हम HCF निकाल रहे हैं, ये पहले HCF के बारे में बात हो रही है, अब उसमें हम देखेंगे कि लोवेस्ट पावर किसका है। 2 का है, ये वाला 2 का ऊपर वाला या फिर नीचे वाला 2 का। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ जो है 6 जो का हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 पे पावर 1 था, जो लिखते नहीं है। तो इसमें जो लोवेस्ट पावर होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे यानी 2 पर पावर 1। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा देखेंगे कि क्या कोई और नंबर है जो दोनों में कॉमन है। अगर होता तो हम क्या करते, फिर उसको यहाँ पर लिखते लिस्ट पावर वाला, यानी जो छोटा पावर होता उस वाले को। ठीक है, और उसको उससे मल्टीप्लाई करते। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो इसको वहीं छोड़ देंगे और ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF हमने क्या कर लिया, आसानी से फाइंड आउट कर लिया। हम और एग्जाम्पल करेंगे, आपके डाउट्स को और क्लियर कर देंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। अब LCM देखते हैं कैसे निकालते हैं। LCM हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखिए। अब फिर वही काम करना है, फिर कॉमन फैक्टर ढूंढना है, यानी देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, पहली बात। तो बहुत ध्यान से देखिए, फिर वही है 2 1 और 2 पे पावर 2। अब चूंकि हम LCM निकाल रहे हैं, ये याद रखिए कि LCM जब निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे, यानी 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 में जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखने वाले हैं हम। यानी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पे पावर 2। हमने क्या किया था, HCF में लोएस्ट पावर वाले को लिखा था और उसके बाद अगर कॉमन कोई और नहीं था तो छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर LCM में वैसा नहीं है। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे और उसका हाईएस्ट पावर को यहाँ लिखेंगे और जो भी बच जाएगा, चाहे वो नीचे हो यानी या चाहे 20 का फैक्टर हो या 6 का फैक्टर हो, उसको भी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी 3 बच गया और 5 बच गया। ठीक है, इन दोनों में तो हमने क्या किया था, इन दोनों में एक को लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक इसके बदले लिख देना और जो बच गया वो भी लिख दिया, नहीं, इस वाले को नहीं, इन दोनों में एक ही लिखना है। और वो कौन लिखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा वो लिखना है और बाकी जो बच जाएगा उसका प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल देना। तो फाइनली जब ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। यानी फाइनली हमारा LCM जो आया कितना आया, वो आया 60। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, बहुत आसान, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसको बदल रहे हैं। 6 और 20 को ख़त्म करके हम इस बार निकालने वाले हैं लेट्स से 54 और 108, नहीं 27 और 108। चलिए 27 एंड 108। ठीक है, इसका हम HCF और LCM निकालने वाले हैं। सबसे पहला वही काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 27 का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। एक चीज़ हो गई सामने आ गई हमारे। और दूसरा 108, इसका देखते हैं। ये होगा, आपको सबसे पहले 2 से करेंगे। हमने बताया था कि सबसे पहले कोशिश करना है कि लिस्ट नंबर से शुरू करें, छोटा नंबर से। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से होगा 27 और फिर करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। एक बार इसको लिख देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, यानी 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3। बोलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 टाइम्स आया है। और 108 को बोलिए क्या क्या लिख सकते हैं,
108 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर इस पे क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स है यानी 2 पर रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, ऐसा कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम है कॉमन फैक्टर ढूंढना। तो इसमें ये तो सिर्फ सिंगल है, 3 पर पावर 3 है। कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास। तो 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3, यानी कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है। ठीक है, अब देखते हैं कि लीस्ट पावर किसका है, यानी स्मॉलेस्ट पावर। तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो दोनों का पावर जो है वो क्या है, वो सेम है। तो कोई भी एक लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों में तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन छोटा है, तो कोई भी एक लिख देंगे इसी में से, यानी 3 पर पावर 3। ठीक है, और कोई है जो आपको दोनों में कॉमन हो और नहीं है, यानी इसका जो HCF हो गया कितना हुआ 3 पर पावर 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27। तो HCF तो यहाँ पर निकल गया। अब LCM के बारे में सोचते हैं। चलिए फिर वही काम करेंगे। पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले देखने वाले हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो वही है 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, LCM में हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो हाईएस्ट और 3 दोनों सेम है, तो इसमें से भी क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक डाल देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए मैंने दूसरी बार क्या बताया था LCM में कि जो बच जाए दोनों में उसको भी यहाँ पर इसका भी प्रोडक्ट निकाल देना है। तो दोनों में क्या बचा, इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें बच गया 2 पर पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2, यानी हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 2 जा व्हाट 54 और 54 2 जा 108। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, LCM और HCF फाइंड आउट कर लिया यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब इन नंबर से हम कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जब दो नंबर्स दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर्स जब दिए हो दो नंबर, मान लिया कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, लेट से इसको A मान लिया, A इक्वल टू 27, और हमने क्या कर लिया, इसको B मान लिया। ठीक है, तो इनका रिलेशन जो है वो HCF और LCM से कुछ होता है। इनका रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। ये भी आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, वो क्या होता है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा, यानी HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB इज इक्वल टू इन नंबर का प्रोडक्ट। ये बात आपको अभी समझ में आई या नहीं आई? चलिए मान लिया नहीं आई, तो फिर इसको समझते हैं कि ये क्या है। HCF ऑफ AB, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, AB का HCF यानी क्या 27, ठीक है, इनटू LCM ऑफ AB, इसी AB का LCM यानी 108। जब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इक्वल होगा इन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको तो अजीब लगेगा क्योंकि HCF जो है आप 27 है और LCM 108 है, यानी हम क्या कर रहे हैं 27 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना ये नंबर आएगा उतना ही A और B के मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यानी A क्या है, A हमारे पास 27 है और B क्या है, B 108 है। तो फिलहाल ये तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये तो दोनों क्लियर है कि आएगा ही। पहले वाले सिचुएशन में देखते हैं, वहाँ पर हमने क्या लिया था, हमने 6 और 20 लिया था। तो वहाँ पे हमारा जो LCM था वो कितना था याद करिए, और HCF कितना था। आप वीडियो को क्या करके पीछे करके देख सकते हैं। तो हमारा उस टाइम LCM 60 आया था और HCF 2 आया था। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये इस पे सही बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि ये जो है वो सभी नंबर्स के लिए अप्लाई होता है और ये इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने एक किया, दूसरा भी कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है, A और B के लिए। अगर कोई बोल दे कि 3 नंबर को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर कुछ और रूल्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, अभी नहीं। फिलहाल हम 2 नंबर के बारे में ही बात कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, तो हमने क्या बोला कि HCF जो होता है वो LCM के प्रोडक्ट के और जो नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कैसे? चलिए HCF देख लीजिए। HCF हमारा 2 है और LCM कितना है, LCM 60 है। तो जब हमारा LHS जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, LHS का वैल्यू 120
चलिए अब RHS देख लेते हैं, A इंटू बी, तो A इंटू बी, A इंटू बी, A कहाँ है, A 6 है और B क्या है, B आपको 20 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 120। तो देखिए हमारा LHS और RHS क्या हो गया, वो आ गया सेम। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कि बहुत भारी नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने ऑलरेडी इसको अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं और कैसे इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, कुछ उनको सॉल्व करते हैं, कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इन फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाता है। उसके बाद हम फर्दर फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं NCERT के एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 4n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है ये कि चेक करिए कि कोई भी नंबर 4n के फॉर्म में हो तो क्या वो 0 के साथ ख़त्म हो सकता है, यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 0 हो सकता है, जहाँ n जो होगा वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको शो करेंगे, ये देखते हैं। तो 4n जो है, देखिए बहुत ध्यान से, पहले ऐसे ही कोशिश करते हैं कि ये है क्या 4n। यहाँ पर n जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का क्या मतलब, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, अनगिनत। ठीक, तो क्या ये n का वैल्यू ऐसा कोई है जहाँ पे अगर यहाँ पुट कर दें तो उसका जब हम सॉल्यूशन करें तो वो जो नंबर हो वो आपको कहाँ पे, 0 पे ख़त्म हो। इस बात को हमें क्या करना है, चेक करना है। और इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, हम इस्तेमाल करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो बहुत ध्यान से देखिए, एक बार हम एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो वो कैसा होता है। लेट से हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बोल दिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट से 50। देखिए 0 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो इसमें क्या खासियत है, कुछ हम स्टेप्स करते हैं और वहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, 50 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये हो गया 25 और 5 इंटू 5, यानी जब हमने 50 का किया तो क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, दूसरा देखिए, एक और एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 250 ले लिया, ये भी 0 पे ख़त्म हो रहा है ना। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने तो लेट से 2 आया और ये आया 125, और ये आप जब करेंगे तो 5, ये आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा फिर 25। ठीक है, यानी इन दो सिचुएशन को लेने के बाद एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो या तो 2 हो रहे हैं या 5 हो रहे हैं, यानी दोनों हैं, 2 और 5। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में, अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो या 2 और 5 के फॉर्म में अगर आ जाए तो हाँ, वो ऐसा कोई ना कोई नंबर होगा जिससे कि ये 0 पे ख़त्म हो। उसके लिए ज़रूरी, मैं फिर बोल रहा हूँ, या तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 होने चाहिए तब। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसको देखते हैं। इसको बहुत अच्छे से हम सॉल्व करेंगे और फिर उसको समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके ख़त्म करने का। इसको रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है उसको रट्टा लगा के जाके पेपर में लिख दे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन ना दे करके नंबर्स को बदल दे, पैटर्न को बदल दे। तो सिचुएशन समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से खुद ब खुद बिना रट्टा लगाए हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मानने वाले हैं कि ये जो है 4n कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया लेट a इज इक्वल टू 4n। हमने क्या किया, a को 4n के इक्वल मान लिया। वेयर हम क्या कर रहे हैं नाउ, अब a को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 पर पावर n, यही होगा ना। वेयर 2 इज प्राइम
नंबर। यहाँ पर 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इज क्लियर। चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल किया, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था 50 और 250 का। तो वहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ अ नंबर ends with 0 it must have a factor as 5। यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये जानते हैं कि अगर कोई नंबर 0 के साथ ख़त्म होता है तो उसमें एटलीस्ट 5 जो होना चाहिए वो एक फैक्टर होना चाहिए। हम इस बात को क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, बट a का जो वैल्यू है 2 × 2 पर पावर n, इसमें आपको सिर्फ क्या है 2 दिया हुआ है, और ये जो है ये क्या होगा, ये हमेशा आपको यूनिक होगा। यानी आप किसी भी तरीका से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले a के वैल्यू को, वो हमेशा 2 × 2 ही आएगा। ये हम कहाँ से जानते हैं, ये हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। ये क्लियर है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वो क्या होता है, यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। चलिए अब यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम और क्या लिख सकते हैं। इसको ऐसा ही लिखना है, स्टेप वाइज आपको याद रखना है कि क्या लिखने वाले हैं। बस हमने जो जो काम किया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो देयर इज नो एनी फैक्टर ऑफ ए is other than 2। यहाँ पर क्लियर है कि कोई और फैक्टर नहीं है a का, किसको छोड़ के, a को छोड़ के। तो जब a को छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम 5 को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर 5 जो है हमारा आपको फैक्टर नहीं है। चलिए तो अब लिखते हैं, हेयर 5 is cannot be, here 5 is cannot be factor of a। हमने क्या लिख दिया कि यहाँ पर अब इस सिचुएशन में किसी भी स्थिति में 5 जो है वो a का फैक्टर नहीं हो सकता। तो फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए क्वेश्चन क्या था, 4n नेवर ends with 0। इसलिए जो है 4n जो है कभी भी 0 के साथ ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, ये फाइनली हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें बहुत कुछ खास नहीं था, कुछ टर्म्स लिखने थे जिसको आप पेपर में ऐसे लिखेंगे। और अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के फुल सॉल्यूशन के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे भी देख सकते हैं।